तो चलिए आज के व्लॉग में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही खास अपडेट्स के साथ। आज मैं कुछ अहम मुद्दों पे बात करने वाला हूँ। वो है वर्क परमिट की अपडेट्स क्या है, इस टाइम पे क्या स्टेटस चल रहा है, और वीजा का ट्रेंड क्या पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, क्या वीजा लग रहे हैं या नहीं लग रहे। एक तो इस मैटर पे चर्चा करूंगा। ये तो एक मैटर हो गया, वर्क परमिट और वीजा को मैं एक मैटर में ही समझता हूं। और दूसरा मैटर क्या है, 1600 यूरो जो जमा करवाने पड़ रहे हैं क्रोएशिया में पहुंच के, क्या वो एम्प्लॉयर को जमा करवाने पड़ रहे हैं या एम्प्लॉय को, इसका क्या मैटर है। तो इसके बारे में भी आज चर्चा करूंगा। और लास्ट में 3 साल का टीआरसी कार्ड, उसके बारे में भी आपके लिए खास अपडेट लेके आया हूं। 3 साल के टीआरसी कार्ड का जो चीजें सुनने को मिल रही है, आप सभी के लिए खुशखबरी ही कह सकता हूं। ठीक है, आप सभी के लिए खास चीज है वो 3 साल का टीआरसी कार्ड जो बनना शुरू हो चुका क्रोएशिया में। वो कैसे बनेगा, किन लोगों को बनेगा, उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। तो अगर आज का वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और अगर आपका कोई डाउट है तो यूट्यूब के कमेंट में जरूर पूछा करो और विस्तार से पूछा करो। छोटा मोटा लिख के मत लिख दिया करो कि यार वर्क परमिट अप्लाई हुआ था, कब क्या आएगा। तो पूरी बात लिखा करो। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो वीडियो की शुरुआत में जो मैं सबसे पहले जो मैं मुद्दा उठाने वाला हूं वो है 3 साल के टीआरसी कार्ड का। 3 साल का टीआरसी कार्ड किन लोगों का बनेगा और एम्प्लॉयर किन लोगों का बना के देगा। जो मेरे, मैं बाकियों की बात नहीं करता, जो मेरे खुद के भेजे हुए क्लाइंट्स हैं, जिनको मैंने क्रोएशिया में आज से 1 साल पहले भेजा था या 1.5 साल पहले भेजा था, उनके जो बॉसेस हैं उनके मैसेज आना शुरू हो चुके हैं कि आपका अब से 3 साल का टीआरसी कार्ड बनेगा। उसमें से मेरे 7 लड़के थे जिनको 4 बंदों को मैसेज आया कि आपका 3 साल का टीआरसी कार्ड बनेगा, और 3 बंदों को मैसेज आया कि आपका 1 साल का ही बनेगा। अब आप बोलोगे यार ये क्या चक्कर है कि 4 लोगों का 3 साल का और 3 बंदों का 1 साल का। तो उसमें क्या हुआ कि जो मेरे 4 बंदे थे वो स्किल्ड थे। यहां से तो चलो मैंने भेजा, ठीक है, क्रोएशिया के हिसाब से तो काम डिफरेंट होता है ना, बट उन्होंने काम करके दिखाया अपने बॉसेस को, उन्होंने काम करके दिखाया। इसलिए उन 4 बंदों का 3 साल का टीआरसी कार्ड बना। एम्प्लॉयर को जो बंदा अच्छा लगेगा, जो बंदा उनको काम करके दिखाएगा, चाहे वो फ्रेशर है चाहे वो किसी ट्रेड में जा रहा है, उनको जो काम करके दिखाएगा उनका ही वो 3 साल का टीआरसी कार्ड बना के देंगे। बाकियों का 1 साल का ही टीआरसी कार्ड बनेगा। ये एम्प्लॉयर पे डिपेंड है। ठीक है, अभी तक तो जो हालात चल रहे हैं ना उसमें एम्प्लॉयर पे ही डिपेंड है, वो 1 साल का बना के देता है या 3 साल का बना के देता है। तो जो भी बंदा क्रोएशिया जा रहा है, कोई ना कोई काम सीख के जाओ। मान लो आप कंस्ट्रक्शन हेल्पर में ही जा रहे हो, ठीक है, तो कोई ना कोई स्टील फिक्सर का, शटरिंग कारपेंटर का, कोई एस्कावेटर ऑपरेटर का, या कोई भी काम वेल्डर का सीख के जा सकते हो। तो आपको सीख के जाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में। अगर होटल में जा रहे हो तो प्रॉपरली का, चाहे किचन हेल्पर में, क्लीनर में जा रहे हो तो कोई ना कोई एक स्किल लेके जाओ, साथ में एक स्किल लेके जाओ, ताकि आपको आपका बॉस काम से मत निकाले और अच्छी सैलरी भी देता रहे और आपका 3 साल का टीआरसी कार्ड भी बनाने में वो हेल्प करे। ये आपके बाद एम्प्लॉयर पे डिपेंड है 3 साल का टीआरसी कार्ड। जो अगर आप लोगों को फिर भी बात नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूं, तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। हाँ, एक और बात, तो आप मुझे 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे से पहले पहले कॉल कर सकते हो। इसके बिटवीन मेरे को कॉल करो। जो भाई अभी क्रोएशिया में रहते हैं, देखो मैं अभी इंडिया में हूं, तो मुझे इंडिया के टाइम के हिसाब से कॉल कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब जरूर दूंगा। थोड़ा टाइम लगता है पर मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और जो अगला मैटर है वो 1600 यूरो का है। 1600 यूरो की बात सामने आ रही है कि ये रूल चेंज हुआ है कि 1600 यूरो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को भरना पड़ सकता है। क्या वो एम्प्लॉयर को भरना पड़ेगा या एम्प्लॉय को भरना पड़ेगा, इसके मैटर के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो मैंने इस चीज को समझने के लिए मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो पिछले 4 साल से क्रोएशिया में रह रहा है। तो उसने मेरे को ये समझाया कि देखो, जो क्रोएशिया का लॉ है वो ये कहता है कि जो क्रोएशियन नेशनैलिटी या क्रोएशिया में जो व्यापार कर रहा है, जो क्रोएशिया से अनदर थर्ड कंट्री से बंदे बुला रहा है, जैसे इंडिया से बुला रहा है, नेपाल से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से बंदे बुला रहा है, तो वो तो पैसा अर्न करने के लिए आ रहे हैं ना, पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको थोड़ी भरना पड़ेगा पैसा। 1600 यूरो उनको नहीं भरना पड़ेगा। वो उनको, जी उनकी गवर्नमेंट है, उनको बोला गया है कि ये एम्प्लॉयर भरेगा 1600 यूरो। गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो उन्होंने बोला कि एम्प्लॉयर भरेगा 1600 यूरो, क्योंकि बंदे बहुत ज्यादा भाग रहे थे कंपनी से,
ठीक है। कुछ कंपनियां अपने बंदों को ना तो टीआरसी कार्ड बना के दे रही थी और एयरपोर्ट से ही बंदे वहां से भाग रहे थे। तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्होंने ये 1600 यूरो का जो चीजें सामने लेके आए हैं। अभी तक तो यही सिस्टम चल रहा है, 1600 यूरो का वो एम्प्लॉयर को भरना पड़ेगा। बट आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि कुछ जो चालाक लोमड़ियां बैठी हुई हैं, हमारे ही खुद के इंडिया से गए हुए बंदे, खुद के ही हिंदुस्तान से गए हुए बंदे जो एचआर बन के उनकी सीटों पर बैठे हुए हैं, वो एम्प्लॉयर को इस बात पे भड़का सकते हैं कि 1600 यूरो एम्प्लॉइज से भरवाओ जो इंडिया से आ रहा है। क्योंकि वो तो देखो, आपका जो एचआर है चाहे वो इंडियन है, वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, वो आपसे पैसा छीनने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसको आपकी हेल्प करने से कोई फायदा थोड़ी है। ये तो यूट्यूबर हैं, काफी जो 5-7 यूट्यूबर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। नहीं तो हमें क्या पड़ी है इंफॉर्मेशन देने की, हमें कौन सा यूट्यूब से बोर भर भर के पैसा आ रहा है। आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा हो सकता है कि वो एम्प्लॉयर के दिमाग में ये चीज भर दें कि ये 1600 यूरो आप एम्प्लॉय से भरवाओ ताकि वो यहां से भाग ना पाए। वैसे तो ये एम्प्लॉयर का रूल के हिसाब से तो एम्प्लॉयर को ही भरना चाहिए। ये मोटी मोटी आपको बात समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, मेरे से व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं वर्क परमिट को लेकर और वीजा के ट्रेंड के बारे में, क्या अभी स्टेटस चल रहा है। देखो भाई, ये सिस्टम मार्च 1 तारीख से लेके अभी अप्रैल की 9 तारीख हो गई है। इतना बुरा सिस्टम चल रहा है, इतना गंदा और बुरा सिस्टम चल रहा है कि ना तो परमिट देखने को मिल रहे हैं इंडस्ट्री में, ना ही वीजा देखने को मिल रहे हैं। वीजा अगर लग भी रहे हैं तो बहुत ही कम वीजा लग रहे हैं, रिफ्यूजल लग रही है तो भर भर के रिफ्यूजल लग रही है। परमिट का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। तो क्या अप्रैल के एंड में आपके परमिट आ सकते हैं? क्या वीजा का जो स्टेटस है, ट्रेंड है, वो चेंज होके बढ़िया स्टेटस बन सकता है? तो देखो भाई, अप्रैल के एंड में कुछ ज्यादा परमिट नहीं आने वाले, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई बहुत लोगों के परमिट आएंगे परमिट, बस 25 से 30% ही परमिट आएंगे अप्रैल के एंड तक। ये बात समझने की कोशिश करो। अभी क्रोएशिया उस स्टेज में नहीं है कि वो आपको एकदम से सभी लोगों को परमिट इशू कर दे, वो स्टेज में नहीं है क्रोएशिया, ठीक है। ना ही वो स्टेज में है कि क्रोएशिया में बहुत सारे वीजा एकदम लग के आ गए। हाँ, सीजनल परमिट की बात करूं तो उनका तो अगर वीजा स्टेटस देखा जाए, ट्रेंड देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। अभी हम बात करते हैं, देखो मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं अक्टूबर वालों के, भाई मेरा अक्टूबर का परमिट फंसा हुआ है अभी तक नहीं आया। तो भाई मैंने कम से कम आज से 15-20 दिन पहले ही बोल दिया था कि अक्टूबर वालों विड्रॉल कर लो फाइलें अपनी, कोई फायदा नहीं है इंतजार करने का। मैं तो नवंबर वालों को ही बोलता हूँ, जिनका नवंबर में अप्लाई स्लिप मिला है वो मिड तक वेट करे अप्रैल की, कोई ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मई में कुछ रूल चेंज हो जाएंगे, दोबारा नए सिरे से फाइल लगा देना। नवंबर वाले भी अप्रैल के मिड तक ही वेट करें, अप्रैल के 15-16 तारीख तक वेट करें, उसके बाद अपनी फाइलें विड्रॉल कर लें, चाहे किसी भी एजेंट के पास लगी हैं। हाँ, बस इंतजार किसको करना है, दिसंबर और जनवरी वालों को। मेन तौर पे दिसंबर और जनवरी वालों को क्यों वेट करना है? क्योंकि उनके परमिट आ सकते हैं। अप्रैल के एंड तक वेट कर लो। 25 से 30% जो मैं परमिट की बात कर रहा हूं वो दिसंबर और जनवरी की बात कर रहा हूं, क्योंकि हालात अभी थोड़ा बुरे चल रहे हैं, बट एकदम से वो सही भी होने वाले हैं, सही हो सकते हैं। तो तभी बोल रहा हूं कि एकदम से जल्दबाजी में किसी और के पास मत भागो, ठीक है। तो अप्रैल के एंड तक का वेट कर लो, परमिट आएंगे 25 से 30% ही आएंगे, ज्यादा परमिट नहीं आएंगे। क्या पता उसमें से आपका भी परमिट हो, तो वेट कर लो, इंतजार कर लो। 4-5 महीने आपने खराब किए हैं, थोड़ा और वेट कर लो, ठीक है। और जो फरवरी वाले बंदे हैं जिन्होंने फरवरी और मार्च में अपने परमिट की अप्लाई से मिला है और परमिट अप्लाई हुए हैं, फरवरी और मार्च वाले, देखो भाई आप लोगों को अभी कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि ऐसा मत सोचो कि दिसंबर और जनवरी का लेट हो गया, आपका भी लेट हो सकता है, ठीक है। मई में बहुत सारे हालात सही हो जाएंगे, मई में स्टेबिलिटी आ जाएगी क्रोएशिया के हिसाब से। तो आपको फरवरी और मार्च वाले मई तक इंतजार कर लो, आपके परमिट बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं।
हालात सही होना भी शुरू हो चुका है, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे ज़ग्रेब को छोड़ के, ज़दार को छोड़ के, ज़ेबोक को छोड़ के, स्प्लिट को छोड़ के और बाकी जो सिटीज़ हैं उनमें थोड़ा हालात सही देखने को मिले हैं, जैसे डब्रोनिक है, वराजिन है, पूला है, और भी काफ़ी ज़्यादा जगह है तो उसमें थोड़े हालात सही देखने को मिले हैं। उनके परमिट आ रहे हैं पर इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं आ रहे कि जितने आने चाहिए, ठीक है। तो फरवरी और मार्च वाले मई तक वेट करें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वीज़ा के ट्रेंड के बारे में, वीज़ा का ट्रेंड अभी के टाइम में क्या चल रहा है, तो देखो वीज़ा का ट्रेंड चल रहा है 50-50। अब आप नहीं कह सकते कि 2024 की तरह वीज़ा लग के ही आएगा 100%, ठीक है, या 95%, 90%। वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अप्रैल के हालात भी ऐसे ही चलते रहेंगे, वीज़ा देखने को मिल सकते हैं बहुत ही कम, ठीक है। थोड़ा हालात को समझने की कोशिश करो, कोई बात नहीं, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार जब फाइल लगानी है थोड़ा सोच समझ के लगाना। अगर कोई डिलीवरी में अप्लाई कर चुका था तो अगली बार कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन में अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई मैटर नहीं है कि अगर पहले डिलीवरी में किया था आप कंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते। एक इंसान के पास हुनर होता है, वो एक काम भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, ठीक है। क्रोएशिया ये नहीं कहता कि अगर बायोग्रेडर में कह रहे हो बायोग्रेडर के काम आना चाहिए, आप हट के उसमें कंस्ट्रक्शन में भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 9 तारीख हो चुकी है। अगर मैं मंथ की बात करूं तो किसकी स्टैंपिंग हो रही है और रिफ्यूज़ल हो रही है, ये दिसंबर मंथ की और जनवरी मंथ की सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल भी देखने को मिल रही है और वीज़ा स्टैंपिंग भी देखने को मिल रही है। बस ये है कि 50-50 मार्जिन है। अगर एक कंपनी में 10 बंदे अप्लाई किए थे तो 4-5 बंदे का वीज़ा लग के आया है, 4-5 बंदे का रिफ्यूज़ भी हुआ है, ठीक है। तो दिसंबर और जनवरी की वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है। जिन्होंने दिसंबर और जनवरी में बायोमेट्रिक दिए थे उनकी वीज़ा स्टैंपिंग चालू है, और फरवरी की जो वीज़ा स्टैंपिंग है वो शुरू तो हो चुकी है, बट हुई है सीजनल परमिट वालों की, हुई है सीजनल वीज़ा वालों की, उनकी ही जो उनका ही जो वीज़ा स्टैंपिंग है वो चालू हुआ है। बाकी अभी 1 ईयर वालों का वीज़ा स्टैंपिंग अभी चालू नहीं हुआ, वो अप्रैल के 25 से 30 तारीख के बीच में कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो फरवरी वाले 1 ईयर वाले हैं, ठीक है। और जो सीजनल वीज़ा वाले हैं उनका तो देखो वीज़ा आना चालू हो चुका है, उनको कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, जिनका फेक परमिट है या कंपनी में कोई इशू है उनका ही वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, बाकियों का वीज़ा रिफ्यूज़ होने की कोई दिक्कत नहीं है। और ये है आज तक का ट्रेंड जो मैंने आपको बता दिया। आगे मैं क्यों बात नहीं कर रहा मार्च वालों की, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट होगी तभी बात करूंगा ना। तो ये है आज तक जो मैंने आपको बात बताई है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया, लंबा हो गया है, अगर कोई फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आपके मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, चाहे मैं देर से करूं, चाहे मैं एक दिन बाद करूं, पर मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। बट एक बात और प्लीज़ यार, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे से पहले आप मेरे को कॉल कर लो, मैसेज कर लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस रात को 9:30 बजे, रात को 10:30 बजे मेरे को 10-10, 12-12 बार बुक को फ़ोन करना पड़ता है, ठीक है। आप अगर मैंने आपका फ़ोन ही काट दिया तो आप बात समझ लिया करो कि यार मैं बिजी हूँ, तो प्लीज़ उस हिसाब से मेरे को कॉल करो, मैं आपके कॉल का व्हाट्सएप का जरूर आंसर दूंगा। थैंक यू।